क्या हाल है बच्चा लोग? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। वाह, क्या बात है भाई। तो बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं जेई और नीट सीरीज लेकर चल रहा हूं, जिसमें कुछ क्वेश्चंस जो कि पूछे गए हैं नीट और जेई में या पूछे जाने की संभावनाएं हैं, उनको लेकर आता हूं और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूं डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स में। तो आज मैं कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कुछ मैकेनिक्स से भी है और कुछ मॉडर्न फिजिक्स से भी है। तो आप उन क्वेश्चंस को देखें, उनकी बारीकियों को समझें और उसके बाद आप ढेर सारे क्वेश्चंस घर में बैठकर प्रैक्टिस करें उस चैप्टर से रिलेटेड। तो ये तो चल ही रहा है और चलता रहेगा। मैं आपसे हमेशा ये कहता हूं कि जब भी आप किसी चैप्टर के क्वेश्चंस को सॉल्व करने जाते हैं तो सबसे पहले उसके जो थ्योरीज हैं, जो कॉन्सेप्ट्स हैं, उसको आप रिवाइज कर लें। उसके बाद ही उसके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करें, क्योंकि बिना थ्योरी पढ़े हुए न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होगा। डायरेक्ट सोचेंगे कि न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं तो आपका हाथ ही नहीं चलेगा। इसलिए पहले थ्योरी, और ऐसा नहीं है कि थ्योरी पढ़ने के बाद प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। दोनों जरूरी है। फर्स्ट थ्योरी पढ़ें, उसके बाद उसको अप्लाई करें न्यूमेरिकल्स में और ढेर सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे तो आप देखेंगे कि स्वतः आप में डेवलपमेंट प्रतिदिन कुछ ना कुछ होता जाएगा। और एक समय ऐसा आएगा जब आप ऑब्वियस हो जाएंगे, क्वेश्चंस दिखेगा और पढ़ेंगे आप और लगेगा कि अरे वो तो ऐसे सॉल्व होगा। तो ये स्थिति खुद ब खुद आ जाती है। बस प्रैक्टिस करते रहिए और अपने ऊपर भरोसा बनाए रखिए। तो आइए, आज कौन सा क्वेश्चन लेकर मैं आपके सामने आया हूँ। यह क्वेश्चन देखने में बहुत टफ लगता है, लेकिन यदि इसको हम लोग ट्रिक से चलेंगे तो बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे। देखिए वो ट्रिक क्या है, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। आप भी मेरे साथ पढ़िए। क्वेश्चन में ये कहा गया है कि a smooth chain AB of mass m rest against a surface in the form of quarter of a circle of radius r। एक चेन है जो कि एक क्वार्टर के फॉर्म में ऐसे रखा गया है। एक सर्कल का जो क्वाड्रेंट होता है उस क्वाड्रेंट पर इसको रखा गया है और ये स्मूथ है, कोई फ्रिक्शन वगैरह इसमें नहीं है। सर्कल का रेडियस r है। कहता है कि if it is released from rest, the velocity of the chain after it comes over the horizontal part of the surface is। कहता है कि बेटा यहां से इसको ऐसे छोड़ दिया जाता है तो ऑब्वियस सी बात है कि ये स्मूथ है तो रहेगा नहीं, ये तो गिर जाएगा, है ना। ये तो गिर जाएगा छोड़ देंगे तो, क्योंकि सरफेस रफ तो है नहीं जो ठहर जाएगा। तो कहता है कि जब यह चेन कुछ इस तरह का हो गया, ऐसे इस पार्ट पे आ गया यूं, तो इसमें इसका स्पीड कितना होगा, क्योंकि यहां से ऐसे गिर के आ रहा है। तो देखिए इसको ऐसे सॉल्व कीजिए बच्चे लोग, इसको ऐसे सॉल्व करें, बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा ये। सबसे पहले हम ऐसा सोचते हैं, देखिए सेंटर ऑफ मास हम लोग जब पढ़े हैं तो एक बात याद रखिएगा कि जब भी कोई चेन क्वाड्रेंट के फॉर्म में होता है, यहाँ यूनिफॉर्म चेन की बात ही हो रही है, नॉन यूनिफॉर्म चेन नहीं है, ऐसा कुछ नहीं लिखा है क्वेश्चन में। तो बेटा इसका जो सेंटर ऑफ मास होता है ना, वो लाइन ऑफ सिमेट्री पे होता है। लाइन ऑफ सिमेट्री का मतलब होता है वो लाइन जो इसको दो बराबर भागों में बांटेगा। तो इस लाइन पे, ये जो लाइन है, इसी लाइन पे इसका चेन का सेंटर ऑफ मास होगा। अब जब इस लाइन पे इसका सेंटर ऑफ मास होगा तो होगा क्या, चूंकि ये लाइन ऑफ सिमेट्री है तो इधर से ये 45 डिग्री का एंगल हो जाएगा और इधर से भी 45 डिग्री का एंगल हो जाएगा। लाइन ऑफ सिमेट्री का मतलब ये होता है जो लाइन दो बराबर भागों में बांटे, तो 90 है पूरा एंगल, तो 45 होगा। अब इसका जो सेंटर ऑफ मास पढ़े हैं हम लोग कि जो लाइन ऑफ सिमेट्री होता है उसी पर होता है, तो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं होगा, सेंटर और चेन के बीच में होता है और उसका कोऑर्डिनेट होता है 2r/π 2r/π। इसका कोऑर्डिनेट होता है 2r/π, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। तो मान लीजिए कि मेरा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होता है चलो ये होता है, इसका जो वाई कोऑर्डिनेट होता है और एक्स कोऑर्डिनेट ये होता है 2r/π, 2r/π, ऐसा हो। तो इसका सेंटर ऑफ मास यहां पे होगा 2r/π पे। ये सेंटर ऑफ मास में हम लोग पढ़ चुके हैं। और सेंटर ऑफ मास की एक खासियत है कि किसी बॉडी का सेंटर ऑफ मास जहां कहीं भी होता है, हम उसके सारे मास को यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं। तो मान सकते हैं कि इस चेन का सारा मास जो है यहाँ पे है। और जब ये चेन फिसल करके इस तरह से हो जाएगा
तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा यहाँ बीच में आ जाएगा, तो सेंटर ऑफ मास यहाँ पे आ जाएगा खिसकने के बाद। तो हम देख सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास यहाँ से यहाँ चला आया, मतलब वो कुछ हाइट गिर रहा है। हाइट गिरने का मतलब ये है, ऐसे सोचिए, ये एक लाइन खींच दिया हमने, इसके सारे मास को यहाँ रख दिया। अगर इसको हम रेफरेंस लाइन मान लें, डेटा मान लें, u बराबर 0 की लाइन, तो यहाँ इसका पोटेंशियल एनर्जी माइनस mgh होगा, क्योंकि लेवल से नीचे है, और यहाँ भी माइनस mgh होगा, लेकिन यहाँ पे hr हो जाएगा और यहाँ पे h2r बाई पाई हो जाएगा। तो हम देख सकते हैं कि मेरा जो मास है, जो कि सेंटर ऑफ मास पे चेन का सारा मास रख दिया, वह मास रेफरेंस लेवल से हाइट गिर रहा है और सरफेस स्मूथ है, तो यहाँ एनर्जी तो कंजर्व होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी खोएगा और काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। ठीक है ना, पोटेंशियल एनर्जी खोएगा और काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा? लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी जो होता है, ये होता है इनिशियल माइनस फाइनल को लॉस बोलते हैं। तो यहाँ इनिशियल ये था पोटेंशियल एनर्जी, तो mg तो कॉमन हो जाएगा, क्योंकि mgh यहाँ भी लिखेंगे, mgh यहाँ भी, और माइनस mgh लेंगे, क्योंकि लेवल से नीचे है, लेवल यहाँ मान रहे हैं, आप चाहें तो लेवल नीचे भी ले सकते हैं, हम ऊपर मान के बना रहे हैं बेटा। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है माइनस mgh, तो 2r बाई पाई माइनस लॉस लिखते हैं इनिशियल माइनस फाइनल, तो यहाँ तो r हाइट है, तो ये माइनस r हो गया। ये जो माइनस ले रहे हैं, ये इसलिए ले रहे हैं क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी लेवल से नीचे माइनस mgh लिखते हैं, और ये जो माइनस आ रहा है वो आ रहा है, लॉस होता है इनिशियल माइनस फाइनल, इसलिए ये माइनस आ रहा है। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, r तो कॉमन हो जाएगा, तो ये आ जाएगा mgr, और इधर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो 1 माइनस 2 अपॉन पाई। इतने का हमारा पोटेंशियल एनर्जी में बेटा लॉस हो गया है। अब जो ये पोटेंशियल एनर्जी में लॉस होता है कहाँ जाता है? तो गेन इन काइनेटिक एनर्जी होता है, तो ये हाफ mv स्क्वायर में चला जाएगा, m से m कैंसिल हो जाएगा, 2 को इधर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए, तो v स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 2gr 1 माइनस 2 बट्टा पाई, ये हो जाएगा हम लोगों का। तो v की वैल्यू जब निकालेंगे तो ये अंडर रूट चढ़ जाएगा, v इज इक्वल टू अंडर रूट, ये हो जाएगा 2gr 1 माइनस 2 अपॉन पाई। तो ऐसा एक ऑप्शन तो है 2gr 1 माइनस 2 बाई पाई, ऑप्शन नंबर ए, तो यही आंसर हो जाएगा। तो जब भी इस तरह का चेन का कोई सवाल आए जिसमें चेन स्मूथ सरफेस पे रखा हुआ हो और उसमें कुछ स्पीड वगैरह पूछे, तो यही ट्रिक अप्लाई कीजिए आप कि सेंटर ऑफ मास पे मास को ले लीजिए, और क्वाड्रेंट का और सेमी सर्कुलर जो पार्ट होता है, सेमी सर्किल का सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है वो याद रखिए। जैसे यहाँ पे 2r बाई पाई होता है, लाइन ऑफ सिमेट्री पे होता है, तो हमने उसी फॉर्मूले का यूज किया है। क्लियर है? और पोटेंशियल एनर्जी माइनस mgh लिया क्योंकि लेवल से नीचे है, लेवल हमारा यहाँ ले लिए, आप लेवल कहीं भी लेके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बेटा, आई बात समझ में? चलिए दूसरा क्वेश्चन। बच्चा लोग एक क्वेश्चन ये आया बेटा, ये एक यहाँ पे दिया हुआ है हेमीस्फेयर, यहाँ पे एक हेमीस्फेयर दिखाया गया है, और कहता यह है कि एक पार्टिकल को यहाँ से छोड़ा जाता है r/4 हाइट से, इस लाइन से r/4 हाइट से, तो कहता है कि कितना एंगल पे जाके पार्टिकल इस हेमीस्फेयर को लीव कर दे। तो इससे पहले कि ये क्वेश्चन हम आपको बताएं, आपको एक ट्रिक दे देते हैं, ये ट्रिक याद रखिएगा, तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इजिली सॉल्व हो जाएगा। ट्रिक क्या है आप याद रखिए, ध्यान से देखिएगा। ट्रिक क्या है इसमें? ट्रिक ये है कि आप ये याद रखिए कि यदि किसी पार्टिकल को यहाँ टॉप पे, अगर ये हेमीस्फेयर है या कोई स्फेयर है या कोई सेमी सर्किल है, जो मान लीजिए, इसके टॉप पे यदि कोई u स्पीड दे के इसको छोड़ दे और पूछे कि कहाँ जाके इसको लीव कर देगा, छोड़ देगा, यहाँ से कितना एंगल पे, तो आप इसको ऐसे याद रखिए कि जो एंगल का फॉर्मूला होता है ये होता है cos थीटा इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gr अपॉन 3gr। बेटा ये याद रखिए, इस तरह से होता है u स्क्वायर प्लस 2gr बटा 3gr। अब क्या है कि यदि कोई कहे कि नहीं यहाँ से जेंटली पुश किए हैं, तो जेंटली का मतलब होता है u0, तो u0 कर दीजिएगा तो एंगल निकल जाएगा। ये एंगल का फॉर्मूला है कि यदि टॉप पे किसी पार्टिकल को u स्पीड देके छोड़ा जाए
तो यहाँ से स्लाइड करने के बाद ये वर्टिकल लाइन से कितने एंगल पे इसको लीव करेगा, उसका ये फॉर्मूला रेडीमेड याद रखिए, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन में ये कहता है कि पार्टिकल को यहां से छोड़ा गया है तो ये कहां जाके लीव करेगा। तो जब यहां से छोड़ा जाएगा तो सबसे पहले तो यहां पहुंचेगा, और यहां पहुंचेगा तो इसका कुछ स्पीड होगा। तो क्यों ना हम ये स्पीड निकाल लें। और ये स्पीड कैसे निकालेंगे, ये क्या खोया यहां से आने में, हाइट खो गया। तो जब भी कोई बॉडी हाइट खो देता है तो क्या खोता है, पोटेंशियल एनर्जी खो देता है। क्या खोता है, पोटेंशियल एनर्जी। तो ये अपना पोटेंशियल एनर्जी खो देगा mgh, h की जगह r/4 ले लीजिए, और गेन क्या कर लेगा, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे स्पीड हम u मान ले रहे हैं, यहाँ तो रेस्ट से छोड़ा गया है, तो गेन कर लेगा काइनेटिक एनर्जी। तो यहां से यदि हम सोचें तो m से m कैंसिल हो जाएगा, और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो u स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी gr/2, यानी कि यहाँ पे स्पीड टॉप पे जब पहुंचेगा हेमिस्फीयर के टॉप मोस्ट पॉइंट पे, तो u स्क्वायर का वैल्यू gr/2 होगा। तो पूछा था कि कितना एंगल पे लीव करेगा, तो यहाँ पे बैठा दीजिए वैल्यू को। तो हम कैसे पुट कर देंगे, पुट कर देते हैं। तो cos थीटा की वैल्यू हो जाएगी u स्क्वायर की जगह gr/2 प्लस 2gr डिवाइडेड बाई 3gr। तो इसको यदि हम सॉल्व करेंगे बेटा तो 2gr और ये एलसीएम लेने पे 4gr, और ये हो जाएगा 5gr/2। तो cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी, cos थीटा इज इक्वल टू 5gr/2 इंटू 3gr, gr से gr खत्म, तो ये हो जाएगा 5/6 cos थीटा की वैल्यू। तो थीटा की वैल्यू हो जाएगा यहां पे cos इनवर्स 5/6, तो cos इनवर्स 5/6 आ जाएगा, जो कि कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो नन ऑफ दीज हो जाएगा ऑप्शन, नन ऑफ दीज। आज बेटा एक क्वेश्चन हमारा है मॉडर्न फिजिक्स से। अभी तक हम लोग सर्कुलर मोशन, वर्क पावर एनर्जी, मोशन यानी कि काइनेमेटिक्स, इन सबों से सवाल ले रहे थे। आज एक क्वेश्चन लिए हैं मॉडर्न फिजिक्स से भी, तो आइए जरा इसको देखते हैं मॉडर्न फिजिक्स में क्या आ रहा है, इसमें क्या ट्रिक इन्वॉल्व है। देखिए क्वेश्चन है कि द टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन इज। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब होता है जितना एक्साइटेड स्टेट लिख रहा है उसमें एक जोड़ दीजिए, उतना ऑर्बिट नंबर हो जाएगा। तो फर्स्ट में एक जोड़ देंगे तो सेकंड ऑर्बिट हो गया बेटा। सेकंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है जहां की एनर्जी इतनी है हाइड्रोजन एटम में। कहता है कि व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन दिस स्टेट। अब देखिए कुछ नहीं है, बोर मॉडल में किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन हो, वो चाहे किसी भी ऑर्बिट में हो, तो जो काइनेटिक एनर्जी होता है ना बेटा, काइनेटिक एनर्जी वो टोटल एनर्जी का मॉड हो जाता है। टोटल एनर्जी में केवल आप मॉड का साइन डाल दीजिए, तो वही आपका काइनेटिक एनर्जी हो जाता है, याद रखिएगा। तो टोटल एनर्जी इसका कितना है, -3.4 सेकेंड ऑर्बिट में है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में है। तो काइनेटिक एनर्जी हम पूछेगा तो इसका मॉड ले लीजिए तो माइनस साइन हट जाएगा, यानी कि काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा इसका हमारा 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यही आंसर हो जाएगा 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। निकालने की आवश्यकता नहीं है, याद रखिएगा। किसी भी ऑर्बिट में, इन एनी ऑर्बिट, यही ट्रिक है, एनी ऑर्बिट काइनेटिक एनर्जी बराबर टोटल एनर्जी का मॉड। और यदि पोटेंशियल एनर्जी पूछे, नोट में कर देता हूं, तो पोटेंशियल एनर्जी जो होता है किसी भी ऑर्बिट में वो 2 टाइम्स टोटल एनर्जी होता है, उसमें मॉड नहीं लगाना है, टोटल एनर्जी को बस दुगना कर देना है, तो आपका पोटेंशियल एनर्जी निकल जाएगा। और ध्यान रखिएगा कि जो पोटेंशियल एनर्जी आता है ये तब आता है जब रेफरेंस लेवल इंफिनिटी पे हो, तब ये रिलेशन है। इन पोटेंशियल एनर्जी पे लेवल चाहिए ना, तो रेफरेंस लेवल इंफिनिटी पे हो तब, रेफरेंस लेवल इंफिनिटी पे नहीं है तब नहीं, ठीक है। लेकिन काइनेटिक एनर्जी का जो है वो रेफरेंस लेवल से कोई मतलब नहीं है, तो कहीं भी रेफरेंस लेवल रहे यह रिलेशन होगा। आई बात समझ में। चलिए क्वेश्चन तो बेटा बन गया। आइए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें कहता है कि द ऑर्बिटल स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन इज v। ऑर्बिटल स्पीड का मतलब जिससे वो घूम रहा है, और ग्राउंड स्टेट का मतलब हुआ कि फर्स्ट ऑर्बिट, फर्स्ट ऑर्बिट में v स्पीड से घूम रहा है। What will be its orbital speed when it is excited to the energy state इतना। कहता है कि फर्स्ट ऑर्बिट
में उसका दिया हुआ है फर्स्ट ऑर्बिट में, और बाद में वो इस ऑर्बिट में चला जाता है जहां पर एनर्जी इतनी होती है। और कौन सा एटम है? हाइड्रोजन है। तो -3.4 जो एनर्जी होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, वो सेकंड ऑर्बिट में होता है। तो बाद में हमारा इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट में चला जाता है, पहले वो फर्स्ट ऑर्बिट में। और यहाँ पे उसका स्पीड जो है ऑर्बिटल स्पीड जिससे घूम रहा है न्यूक्लियस के चारों तरफ वो भी है। तो कहता है कि यहाँ कितना होगा। अब देखिए इसको हम ऐसे दिमाग लगाते हैं, जरा हम काइनेटिक एनर्जी से चलते हैं। अभी बताए कि काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है टोटल एनर्जी का मॉड। टोटल एनर्जी का मॉड लेते हैं कि नहीं लेते हैं? तो लेते हैं सर। तो मान लीजिए कि फर्स्ट ऑर्बिट में हमारा स्पीड v दिया है, तो इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² हो जाएगा, जहां m उसका मास ले लिया इलेक्ट्रॉन का। और टोटल एनर्जी होता है बेटा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 13.6, तो मॉड ले लिया 13.6 हो गया ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अब क्या है कि जब यहां गया तो स्पीड पूछा है इलेक्ट्रॉन का, तो मास तो वही रह गया, स्पीड कुछ हम v डैश मान लिया, यही v डैश पूछा है। और यहाँ पे एनर्जी हो जाता है -3.4, तो उसका मॉड लेंगे तो 3.4 हो जाएगा। अब डिवाइड कर दीजिएगा इसमें से, तो ये हो जाएगा v डैश स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 3.4 अपॉन 13.6। ये बेटा 4 से कट जाएगा, ये 1/4 आ जाएगा। हमको v डैश पूछा था, तो v डैश का स्क्वायर निकालेंगे आप, तो v स्क्वायर अपॉन 4 हो जाएगा। तो v डैश का वैल्यू हो जाएगा हमारा रूट चढ़ जाएगा, तो v/2 हो जाएगा। कितना आसानी से सॉल्व कर दिया। यहाँ पे जो इसका स्पीड हो जाएगा ऑर्बिटल स्पीड v/2 हो जाएगा, है ना, v/2। आई बात समझ में या नहीं? क्लियर है? चलिए एक क्वेश्चन है बेटा जो कहता है, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, मॉडर्न फिजिक्स से तो काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कहता है कि विच एनर्जी स्टेट ऑफ डबली आयनाइज्ड लिथियम हैज द सेम एनर्जी एज दैट ऑफ द ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन। कहता है कि ग्राउंड स्टेट जो हाइड्रोजन का है उसमें जितनी एनर्जी है, डबली आयनाइज्ड जो लिथियम है, डबली आयनाइज्ड इसलिए क्या, ताकि वो हाइड्रोजन लाइक हो जाए। हाइड्रोजन लाइक होगा तभी तो प्रोटॉन लगाएंगे। तो कहता है कि यदि हम डबली आयनाइज्ड लिथियम ले लेते हैं तो उसके किस ऑर्बिट का एनर्जी हाइड्रोजन के ग्राउंड स्टेट के बराबर होगा। तो मान लिया कि लिथियम का जो nth ऑर्बिट है उसका एनर्जी हाइड्रोजन के ग्राउंड स्टेट के बराबर है, वही n निकालना है कि किस ऑर्बिट का। तो एनर्जी का जो बेटा फॉर्मूला होता है वो होता है -z² बटा n² इंटू E0। यही E0 जो होता है 13.6 होता है। अब लिथियम के लिए जब हम काम करेंगे, लिथियम के लिए हमको नहीं पता कि किस ऑर्बिट में उसका एनर्जी बराबर हुआ है। एटॉमिक नंबर 3 है, तो 3 रखेंगे तो 9, n निकालना है, E0 छोड़ दिया। और ये हाइड्रोजन के ग्राउंड स्टेट के बराबर है, तो हाइड्रोजन में ग्राउंड स्टेट जब लेंगे तो Z तो 1 है ही और n भी 1 हो जाएगा, तो ये -E0 के बराबर हो जाएगा क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन में कहता है कि दोनों एनर्जियां बराबर है। अब इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए, तो E0 से E0 कट जाएगा माइनस के साथ, तो n² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो 9, तो n इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो डबली आयनाइज्ड लिथियम का जो थर्ड ऑर्बिट होगा उसका एनर्जी हाइड्रोजन के ग्राउंड स्टेट के बराबर होगा। तो ये हो जाएगा n बराबर 3। बहुत इजी क्वेश्चन है, एनर्जी का केवल फॉर्मूला याद रख देना है और ये क्वेश्चन बन जाएगा। आई बात समझ में? चलिए भाई, बहुत अच्छी बात है। एक क्वेश्चन और हम लोगों के सामने आ रहा है मॉडर्न फिजिक्स से ही। कहता है कि द एनर्जी ऑफ एन एटम और आयन इन इट्स ग्राउंड स्टेट इज इतना, इट मे बी। ग्राउंड स्टेट में दिया हुआ है एनर्जी इतना है, ग्राउंड स्टेट में यहाँ माइनस होना चाहिए, क्योंकि माइनस नहीं रहेगा तो ऑर्बिट पर रहेगा ही नहीं। ठीक, तो कहता है कि वो एटम कौन सा है, कौन से एटम में ऐसा होगा। कुछ नहीं है बेटा, मान लिया कि हम एटम के बारे में नहीं जानते, एनर्जी का फॉर्मूला ये होता है ना भाई, -z² अपॉन n² E0, यही होता है। और यही एनर्जी हमको लेना है -15.4 के बराबर, और ग्राउंड स्टेट में काम करना है। तो फॉर ग्राउंड स्टेट के लिए तो n बराबर 1 हो जाएगा, तो n 1 पुट कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस से माइनस में कट जाएगा,
जेड स्क्वायर, और ई नॉट तो 13.6 हो जाता है, 13.6 इज इक्वल टू 54.4, तो जेड स्क्वायर कितना हो जाएगा, 13 चौका 52, 4 से कट जाएगा तो जेड बराबर 2 हो जाएगा, जेड बराबर 2 हो जाए। और जेड बराबर 2 किसका होता है, एटॉमिक नंबर 2 किसका होता है, किस आयन का होगा, हाइड्रोजन का तो नहीं होता है, हीलियम का होता है, हीलियम का होगा तो हीलियम आंसर हो जाए, ठीक है ना। चलिए एक क्वेश्चन है, ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कहता है कि द एनर्जी दैट शुड बी एडेड टू एन इलेक्ट्रॉन, किसी इलेक्ट्रॉन में कितना एनर्जी दिया जाए, उसमें कितना जोड़ दिया जाए कि उसका जो डे ब्रॉगली वेवलेंथ है, डे ब्रोगाई वेवलेंथ, वो इतना से घट करके इतना हो जाए, एनर्जी दे तो उसका वेवलेंथ घट जाए। देखो बेटा पहले थोड़ा समझा देते हैं इस क्वेश्चन को। एक्चुअली तुम लोग पढ़े हो कि लैम्डा जो डे ब्रोगाई वेवलेंथ होता है h बटा p होता है, जहां p पार्टिकल का मोमेंटम है। जब कोई पार्टिकल वेव जैसा बिहेव करता है तो उसी के वेव के वेवलेंथ को डे ब्रोगली वेवलेंथ बोलते हैं, है ना। और मोमेंटम जो होता है ये होता है काइनेटिक एनर्जी के टर्म में यदि हम लिखते हैं तो वैसे होता है अंडर रूट 2m के लिखते हैं p को, जहां m पार्टिकल का मास और k काइनेटिक एनर्जी। तो जाहिर है कि काइनेटिक एनर्जी यदि बढ़ाएंगे, यहाँ ऐड करने की बात है, k बढ़ेगा तो लैम्डा घटेगा। तो वही कहता है कि कितना काइनेटिक एनर्जी बढ़ा दें कि उसका वेवलेंथ इतना से घट के इतना हो जाए। देखो बेटा इस फॉर्मूले से सवाल बनाओगे तो बहुत कैलकुलेशन होगा, h डालना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन का मास डालना पड़ेगा, k निकालना पड़ेगा, बहुत लफड़ा है। हम इसको ऐसे समझाते हैं कि इसी इक्वेशन को ऐसे आप याद रखें कि जब लैम्डा को हम इलेक्ट्रॉन के लिए, और इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, कि जब लैम्डा को हम एंगस्ट्रॉम में लेते हैं, एंगस्ट्रॉम में लेते हैं और काइनेटिक एनर्जी को पोटेंशियल के फॉर्म में लेते हैं तो ये हो जाता है अंडर रूट वी, और यहां पे होता है 12.27, ये होगा। तो बेटा ये फॉर्मूला आप याद रखिए, यदि हम इलेक्ट्रॉन का जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी अगर हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लें, वी इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वी इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, वी वोल्ट और वी इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये दोनों क्या है कि इलेक्ट्रॉन के लिए अगर हम बात करते हैं तो उसका वी इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का मतलब हुआ कि उसको वी वोल्टेज से एक्सेलरेट किया गया है। जितना वोल्ट से एक्सेलरेट करते हैं इलेक्ट्रॉन को, वही उसका इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी हो जाता है, याद रखिएगा। 10 वोल्ट से एक्सेलरेट कीजिएगा तो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हो जाएगी। ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन के लिए है, हर पार्टिकल के लिए नहीं है। तो चलिए काइनेटिक एनर्जी को हम वोल्टेज के फॉर्म में लिख दिया। अब हमको तो काइनेटिक एनर्जी ही निकालना है, तो क्यों ना हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकाल लेते हैं। तो इसको जब हम स्क्वायर कर देंगे दोनों तरफ तो ये हो जाएगा, इधर आ जाएगा स्क्वायर, तो हो जाएगा हमारा, स्क्वायर करने से रूट तो हट जाएगा ना, तो ये हो जाता है हमारा v बराबर, ये हो जाएगा 150.55929 दिस होल डिवाइडेड बाय लैम्डा का स्क्वायर। इसको आप स्क्वायर करके देख लीजिए और v निकाल लीजिए। तो आप डायरेक्ट इस फॉर्मूला को याद रखिए, यदि हम लैम्डा को एंगस्ट्रॉम में रखें, लैम्डा को क्या रखें, एंगस्ट्रॉम में रखें, और इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, याद रखिएगा, इन ईवी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो ये फॉर्मूला होता है। तो पहली बार हमारा वेवलेंथ कितना है, हमारा वेवलेंथ कितना है, ये नैनोमीटर में है। इसको एंगस्ट्रॉम में बदलने के लिए 10 टू द पावर -1 से 10 टू द पावर +1 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये एंगस्ट्रॉम में बदल जाएगा, 20 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। तो पहले जो उसका काइनेटिक एनर्जी था इनिशियल, वो है 150.5529 अपॉन ये 20 एंगस्ट्रॉम आ रहा है बदलने पे, आप देख लीजिएगा बदल करके, तो ये हो जाएगा हमारा, ये 20 का स्क्वायर यहां करना है ना, तो 400, और जब इसको भाग दे देंगे इससे
4 3 12, तो ये 0.37 के आसपास आ जाएगा। इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट इलेक्ट्रॉन की एनर्जी रहेगी वो। और जब आप वेवलेंथ बदल देंगे, ये वाला कर देंगे, तो फाइनल जो उसका इलेक्ट्रॉन वोल्ट में काइनेटिक एनर्जी आएगा, फिर यही लिखिए 150.5529। इस बार ये 5 हो जाएगा, एंगस्ट्रॉम में बदलने से 5 हो जाएगा, तो बचे 25 हो गया, 25 छक्के 150, 6 पॉइंट आ जाएगा समथिंग सम। आप डिवाइड करके देख लीजिए, वो 6 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, 6.022 आ जाएगा। तो पहले जितनी एनर्जी थी इलेक्ट्रॉन की, अब इतनी एनर्जी हो गई, तो चेंज कितने की हुई, तो घटा दीजिए। तो चेंज इन एनर्जी जो हो जाएगा, निकालेंगे आप, उसमें से इसको घटा देंगे, तो ये आपको घटा करके आ जाएगा, 6 में से चला गया तो 5.67 आ जाएगा। दिस माइनस दिस कर दीजिए। तो ऐसे बनाइए, और नहीं तो प्लैंक कांस्टेंट का वैल्यू, इलेक्ट्रॉन का मास, ये सब रख के कैलकुलेट करेंगे और लैम्डा, तो आपको बहुत समय लग जाएगा। तो डायरेक्ट याद रखिए कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जो एनर्जी होता है इलेक्ट्रॉन का, वो होता है 150.5529 बटा लैम्डा स्क्वायर। ध्यान रहे कि यहाँ लैम्डा एंगस्ट्रॉम में डालना है, और ये इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। ठीक है, तो बेटा आशा करते हैं कि आज आप इस क्लास को एंजॉय किए होंगे। मॉडर्न फिजिक्स के क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, बनने वाले होते हैं, और पूछे बहुत जाते हैं। तो यदि आप चाहते हैं कि जेई और नीट में आपका रैंक सुधरे, आप अच्छे रैंक से निकलें, तो उसके लिए मॉडर्न फिजिक्स को स्ट्रॉन्ग कीजिए। छोटे छोटे जो टॉपिक्स हैं उनको स्ट्रॉन्ग कीजिए। तो मॉडर्न फिजिक्स को यदि आप कमांड करते हैं, तो यहाँ से अच्छा खासा क्वेश्चन अगर नीट के हैं, तो आपको कम से कम 10 क्वेश्चन का बेनिफिट मिलता है। 10 क्वेश्चन का मतलब हो गया कि 4 नंबर का अगर क्वेश्चन है, तो 40 नंबर का बेनिफिट आपको यहाँ से मिलेगा। इसी प्रकार से और भी टॉपिक्स जो छोटे छोटे हैं उन पे कमांड कीजिए, तो आपको बहुत लाभ होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज, शुभ रात्रि, सब्बा खैर, सायोनारा, टाटा, बाय बाय। इसी तरह से हम आते रहेंगे, आपके लिए कुछ कुछ लाते रहेंगे। तब तक के लिए बाय।